गुड इवनिंग स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके परिवार वाले भी अच्छे होंगे। फर्स्ट ईयर आज आपके लिए है टॉपिक जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के शैक्षिक विचार, जो आपके शिक्षा के उद्देश्य जो सेकंड पेपर है आपके फर्स्ट ईयर का, उसकी जो आपकी तीसरी इकाई है, तीसरी इकाई का ये पहला टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर जी के शैक्षिक विचार। अपना ने पिछली कक्षा में रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचारों में शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण विधि, इन बिंदुओं पे अपन ने अध्ययन स्टडी कर ली थी, डिस्कशन कर लिया था। अब हम अपन अगला पॉइंट, इनका जो बिंदु है अगला, जो पाठ्यक्रम के ऊपर इन्होंने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम, इन्होंने किस तरह का पाठ्यक्रम दिया है, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए विद्यालयों के अंदर, किस तरह के पाठ्यक्रम के द्वारा माध्यम से बालक का पूर्ण विकास हो सकता है, जो इन्होंने ये विचार दिए हम पढ़ते हैं। पहले इन्होंने कुछ पंक्तियां दी हैं पाठ्यक्रम पे कि मनुष्य को पूर्ण मानव के रूप में विकसित करना। मतलब पाठ्यक्रम के बारे में इन्होंने क्या कहा, पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए, जो मनुष्य को पूर्ण मानव के रूप में विकसित करे, इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए कि मनुष्य को पूर्ण विकसित करे, उसमें हर पहलू का विकास हो। और पूर्ण विकसित करने के लिए उन्होंने दो पक्ष दिए, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक के अंदर आध्यात्मिक रूप से और बाहरी के अंदर सामाजिक रूप से। आंतरिक मतलब आध्यात्मिक, मैंने पहले भी कहा आध्यात्मिक मतलब केवल आप धर्म से मत जोड़िए इसको कि धर्म से ही जुड़ जाइए, नहीं। आध्यात्मिक मतलब यहाँ पे है कि अपने आप पे बालक कंट्रोल करना सीख ले, अपने मन को कैसे एकाचित करना है, ये सारी बातें उसमें डेवलप हो जाए। और बाहरी रूप से सामाजिक, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसमें सामाजिक विकास होना जरूरी है। वो समाज में कैसे रहेगा, जब तक उसमें सामाजिक विकास ही नहीं होगा तो वो समाज में रहने लायक नहीं होगा। इसीलिए इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा मानव आत्मा की तीन दिशाएं होती है, मैं हूँ, मैं जानता हूँ और मैं व्यक्त करता हूँ। ये तीन बातें मानव आत्मा के अंदर होती है जो अपने आप को व्यक्त कर दें। जैसे पहला बिंदु उन्होंने बताया सत्यम, सत्यम मैं हूँ। इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, मैं हूँ। मैं हूँ को आप कैसे अपने आप को बताएंगे कि मैं हूँ, किन विषयों के माध्यम से, तो उन्होंने कहा इस अवस्था के अंदर वो शारीरिक विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, समाजशास्त्र, इन विषयों का अध्ययन उनको कराया जाए कि मैं हूँ क्या है। शारीरिक विज्ञान में हम यही है, हमारा शारीरिक संरचना कैसी है हम ये जानते हैं। मनोविज्ञान में भी हम अपने आप को किस तरीके से शांत रख सकते हैं, किस तरीके से एकाचित रख सकते हैं, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। चिकित्सा विज्ञान में अगर हमें किसी तरह का कुछ भी बीमारी हो जाए तो हम किस तरह की कौन सी दवाई ले सके, इसलिए उन्होंने इस विषय को इसके अंदर रखा। समाजशास्त्र, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो समाज में किस तरीके से उसे रहना है, वो अपने आप को किस तरीके समाज में बता पाएगा, कैसे अपने आप को जान पाएगा समाज के अंदर, तो इसलिए ये विषय उन्होंने सत्यम मैं हूँ इस दिशा में रखे। फिर उनका जो दूसरा बिंदु है ज्ञानम, मैं जानता हूँ। अब मैं जानता हूँ क्या क्या जानने की जरूरत होती है बालक को। नीति शास्त्र, नीति शास्त्र में क्या बयान है, किस तरह का आचरण होना चाहिए, किस तरह का उसे चरित्र का निर्माण हो। धर्म शास्त्र, भाषा, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, मैं जानता हूँ। क्यों ये सारी चीजें उसको जानना जरूरी है। किस अगर वो भाषा ही नहीं जानेगा तो वो क्या अपनी अभिव्यक्ति कर पाएगा, किसी के सामने नहीं कर पाएगा। इतिहास, हमारे पूर्वजों का क्या इतिहास रहा है, हमें ये जानकारी होना जरूरी है कि पुराने समय में किस तरह कैसे मनुष्य रहा था, उसने किस तरह अपने आप को विकसित करा, किस तरह से वो आधुनिक रूप में आया, ये सब जानना जरूरी है। भूगोल, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है, ये सब की जानकारी भी होना जरूरी है। गणित, हमें दैनिक जीवन में गणित की उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। कैसे कि हम किसी बाजार में भी सामान खरीदने गए, हमें जोड़ घटाना, गुणा करना, भाग करना यही नहीं आएगा, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, तो हम कैसे हम मार्केट में जाके कुछ खरीदारी कर पाएंगे। फिर विज्ञान, सामान्य विज्ञान की भी जानकारी हमें होना जरूरी है। तो ज्ञानम, मैं जानता हूँ, इस अवस्था में इन विषयों का अध्ययन जरूरी है। फिर तीसरा अनंतम, मैं व्यक्त करता हूँ। अपने आप को कोई व्यक्त किस तरीके से करता है, कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम, कला, कोई ड्राइंग बनाता है, चित्रकला के माध्यम से करता है। जैसे वर्ल्ड फेमस है लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा की जो पेंटिंग है, आज वर्ल्ड फेमस है और आज तक उसकी पहेली कोई सुलझा नहीं पाया कि इन्होंने ये पेंटिंग में क्या मोनालिसा स्माइल दे रही है या वो एक कुछ गहरी सोच में है। मतलब उस पेंटिंग का सब जो
जिस तरीके से उसको देखता है अपने आप को व्यक्त करता है। तो कला, चित्रकला में, नृत्य कला, बहुत सारी कलाएं होती है, मूर्ति कला, सब अपने आप को अभिव्यक्ति करते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं किसी ना किसी के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से। जैसे एक लेखक, मैं क्लास में देखना चाहती हूँ कि किस बच्चे में राइटिंग स्किल्स है, तो मैं एक टॉपिक देती हूँ कि आप पंखे के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करो। तो फैन के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स तो क्या कहेंगे, ये एक इलेक्ट्रिक जो विद्युत यंत्र है और ये बिजली से चलता है, इसमें 3 पंख होते हैं, इसमें वायर फिट किया जाता है। इस तरीके से एक जो लेखक की जिसमें विशेषता नहीं, वो इस तरीके से बात लिखेगा। और जो एक लेखक की सोच, एक साहित्य वाली सोच रखता है, वो बालक क्या लिखेगा कि मैं इस पंखे को एक काल के समान समझता हूँ, इसके ये जो 3 पर है, ये 3 काल के समान है, ये तीनों काल एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये क्या होती है, ये एक साहित्य रचना करता जो है उसकी सोच होती है। जिसने पंखे का बिजली के माध्यम से, वो भी एक लेखक की क्वालिटी है, लेकिन वो साहित्य के माध्यम से नहीं है, क्योंकि साहित्य के माध्यम से उसमें एक जो उसकी क्रिएटिविटी है वो बाहर आनी चाहिए। संगीत के माध्यम से भी लोग अपने आप को अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जैसे अभी संगीत के माध्यम से जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिसकर्मी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे डॉक्टर्स, वो संगीत के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि डरो मत, हमें सहयोग करो, आप अपने टेस्ट करवाओ, डरने की जरूरत नहीं है। तो संगीत का भी वो उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि संगीत कहते हैं कि टेंशन से बाहर आने के लिए भी संगीत का उपयोग किया जाता है, कि संगीत बहुत अच्छी औषधि है, कि हम अगर अच्छा म्यूजिक सुने तो हम अपने आप को एक अच्छा फील करते हैं। तो उन्होंने ये 3 बातें पाठ्यक्रम में दी है। क्या? सत्यम मैं हूँ, ज्ञानम मैं जानता हूँ, अनंतम मैं व्यक्त करता हूँ। ये 3 दिशाएं दी है। अब उन्होंने अगला बिंदु जो दिया है, अनुशासन। अनुशासन पे उन्होंने क्या बताया? आंतरिक अनुशासन, स्व अनुशासन या प्रभावोत्पादक। मतलब वो जो अभी जिस तरह का चल रहा है अनुशासन के बालक को दंडित किया जाए या कठोर दंड दिया जाए, आर्थिक दंड दिया जाए, नहीं, इस तरह के दंड के वो सब खिलाफ में थे। वो क्या कहते थे, बालक को आंतरिक अनुशासित में रहना सिखा दिया जाए, कि वो आंतरिक रूप से अनुशासित रहे, वो मन अपने आप को अनुशासित करना सीख जाए। इस तरह का अनुशासन हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर में जैसे आंदोलन चलाया गया अन्ना हजारे जी द्वारा भ्रष्टाचार के ऊपर। भ्रष्टाचार आज के समय में जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, इस तरह आंदोलन से फायदा नहीं होगा। फायदा कब हो सकता है? शिक्षा के माध्यम से अगर हम ये जागरूकता फैलाएं कि भ्रष्टाचार बुरी चीज है, ये नहीं की जाए, अगर शिक्षा के द्वारा ये कर दिया जाए तो बालक क्या होगा, ये चीज करने से डरेगा। तो क्या होगा, इसको कम किया जा सकता है। आज के समय में ये नहीं कह सकते कि ये खत्म हो सकता है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है भ्रष्टाचार को। कैसे? एक शिक्षक ये कर सकता है। शिक्षक में ये काबिलियत है कि वो अपने बालकों में, अपने छात्रों में इस तरह के गुण विकसित कर दे कि वो अंदर से ही डरे ये चीज करते हुए कि नहीं, ये चीज नहीं करे। तो ये चीज क्या है? आंतरिक अनुशासन, के वो अपने आप को अंदर से अनुशासित करना सीख जाएगा। स्व अनुशासन, खुद को स्व अनुशासन में कैसे रखना है उस तरीके से। और प्रभाव उत्पादक, रविंद्रनाथ टैगोर जी ऐसा भी कहते हैं कि प्रभाव उत्पादक हो, इस तरह का अनुशासन, उस बालक के ऊपर कुछ प्रभाव डाले और वो अनुशासित होना सीख जाए। जैसे कई बार हमें कुछ बच्चों, स्टूडेंट्स को जो शैतान है उनको सही करना है कक्षा में। जैसे कुछ एक बालक है जो बहुत शैतानी करता है, कक्षा को हर वक्त डिस्टर्ब करता है, पढ़ने नहीं देता है, कई बच्चे उससे डरते भी है, वो लड़ाई झगड़ा करता रहता है। तो उस स्टूडेंट को क्या करें टीचर? अगर उसको कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए और उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाए, तो उससे क्या होगा, उसको एक प्रभाव भी उसके ऊपर होगा। अरे मैम ने मेरे को इस काबिल समझा, मेरे को मॉनिटर बना दिया, तो क्या होगा, उसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ेगा। तो वो अपने आप को अनुशासन में
रहना सिखा लेगा कि किस तरीके से मैं स्वयं अनुशासित रहूंगा तो मैं मॉनिटर बन पाऊंगा और मैं अपने जो क्लास के जो साथी है उनको भी अनुशासित रख पाऊंगा। तो ये क्या हो गया, प्रभाव उत्पादक अनुशासन। तो उन्होंने ये 3 तरह के अनुशासन बताए। आंतरिक अनुशासन, मन से ही वो अनुशासित होना सीखे, स्व अनुशासन, अपने आप अनुशासन में रहना सीखे, और प्रभाव उत्पादक, वो इस तरह का अनुशासन हो उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़े, प्रभाव के माध्यम से वो अपने आप में अनुशासित रहना सीख जाए। फिर नेक्स्ट बिंदु है गुरु शिष्य संबंध, कि गुरु शिष्य के क्या संबंध होने चाहिए। उन्होंने पहले कुछ लाइनें दी। एक मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है। वो क्या बात कह रहे हैं कि मनुष्य जो है मनुष्य से ही सीख सकता है, एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को सिखा सकता है। आज जैसे ये मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट, ई लर्निंग, ये सब आ गया। आज ई लर्निंग भी आ जाए। बुक्स, अगर हम खाली बुक्स के पिक्चर सेंड कर दें वीडियोस में, कुछ बोले ना, कुछ अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे, कुछ तुम्हें समझाए नहीं, तो क्या तुम्हें सारी चीज समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों? एक मनुष्य, एक शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे कितनी भी तरह की तकनीकी आ जाए, टेक्नोलॉजीज आ जाए, पर एक शिक्षक की जगह कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती। आज जैसे ये हम लेसन्स भेज रहे हैं, हमें वो संतुष्टि नहीं हो रही है जो हम कक्षा में होती थी। क्यों? कक्षा में हमें आपका फेस देखने को मिलता था, उससे हम ये जान सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। लेकिन इस लेक्चर के माध्यम से कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, ये भी हमें नहीं पता है। बस आपके उत्तरों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि कौन पढ़ रहा है। तो मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है। अब उन्होंने अध्यापक के लिए कुछ गुण बताए। जैसे अध्यापक में उन्होंने पहला गुण क्या बताया कि वो आत्म संयमी बने। आत्म संयमी, संयम रखे अपने आप पे, क्योंकि वो जॉब करता है, उसके साथ उसके कुलीग्स होते हैं, उसके स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग एटमॉस्फेयर से आए हुए होते हैं, सब अलग अलग वातावरण से। उनके साथ जो कुलीग्स होते हैं वो भी अलग अलग वातावरण से आए हुए होते हैं। कोई किसी तरह की बात कह सकता है, कोई कुछ भी। तो उसमें संयम होना चाहिए, बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए कि वो ऐसे ही किसी के ऊपर नहीं भड़क जाए, पहले पूरी बात सुने और संयम के माध्यम से जवाब दे। अगर हम संयम के माध्यम से जवाब देना सीख जाए तो झगड़े होने की शंकाएं कम हो जाती है, झगड़े ज्यादा नहीं होते हैं। और मनुष्य और अध्यापक को क्या होना चाहिए? दूसरा गुण उन्होंने क्या बताया? आत्म संयमी के बाद त्यागी, त्याग की भावना उसमें होनी चाहिए शिक्षक में। शिक्षक जब ये भावना रखेगा तो उसके छात्रों में भी ये भावना विकसित होगी। आज छात्र जो है उनके छोटे बहन भाई भी होंगे, उनसे बड़े भी होंगे घर के अंदर, उनसे छोटे भी है। तो कई बार हमें कुछ चीजें ना चाहते हुए भी हम चाहते हैं कि वो ले, लेकिन हमें सेक्रीफाइस अपने छोटों की वजह से करनी चाहिए कि नहीं, हमारे छोटों को मिल जाए, हम फिर कभी ले लेंगे। तो ये चीज त्याग की भावना कैसे विकसित होगी? जब अध्यापक स्वयं में ये भावना होगी त्याग की, तो वो अपने छात्रों में इस चीज की भावना का विकास कर पाएगा। फिर अगला पॉइंट क्या है? आलस और प्रमाद से दूर रहे। अध्यापक क्या है? खुद आलस से दूर रहेगा तो उसके शिक्षक भी, तो उसके छात्र भी जो है वो आलस से दूर रहेंगे। जैसे एक टीचर क्लास में आया और वो योनिंग करने लग गया, उपकाई लेने लग गया, क्लास में आते ही उबासियां ले रहा है, और तो क्या होगा? उसने जैसे क्लास में आके ये कर दिया तो पूरी क्लास में आलस फैल चुका है। अब क्या उसके विद्यार्थियों को पढ़ने में मजा आएगा? एक अध्यापक को स्फूर्तिवान होना चाहिए। वो स्फूर्तिवान से कक्षा में प्रवेश करता है और अपनी एक मुस्कुराहट के साथ टॉपिक स्टार्ट करता है, तो उसके विद्यार्थी भी क्या रहेंगे? स्फूर्तिवान रहेंगे, वो पढ़ने के लिए तत्पर रहेंगे, वो अध्ययन के लिए तत्पर रहेंगे कि हमारा जब टीचर इतनी मेहनत कर रहा है और वो इतना स्फूर्तिवान है तो हमें भी स्फूर्तिवान बनना चाहिए। तो टीचर को आलस और प्रमाद से दूर रहना चाहिए। फिर उसके छात्र के साथ सजीव संपर्क हो, मतलब छात्र के साथ एक नॉर्मल संपर्क बना के रखे। जैसे आज साइकोलॉजी ने, जो आज आधुनिक समय की थ्योरी की आ गई है, शिक्षक को एक छात्र का मित्र भी बने, लेकिन एक गैप होना जरूरी है। छात्र और शिक्षक के बीच में एक गैप, एक दूरी निश्चित होनी चाहिए कि किस तरह का, ऐसा नहीं हो कि वो उस तरह का साथी बन जाए जो उसके कक्षा के साथी हो, नहीं। एक दूरी, एक आदर होना जरूरी है रिश्ते के अंदर। और परामर्शदाता हो, वो एक अच्छा परामर्शदाता हो शिक्षक, कि उसको परामर्श करे कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और अध्यापक स्वयं अध्ययनशील हो, मतलब वो खुद अगर अध्ययन करेगा तो उससे प्रेरित होंगे उसके विद्यार्थी। आज मैं खुद अगर अलग अलग राइटर्स की किताबें पढ़ूंगी तो मेरे विद्यार्थी भी मेरे से
प्रेरित होंगे। नहीं, मैम पढ़ती है तो हमें भी ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं जब तक अलग अलग किताबें पढ़ के बच्चों को नहीं बताऊंगी कि तुम लोगों के लिए क्या सही है, कौन सी पुस्तक तुम्हारे लिए अच्छी है। मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती है, लेकिन विद्यार्थियों को कैसे पता चलेगा अच्छी है? जब उनको शिक्षक सही से गाइड करेगा कि भाई ये किताब तुम्हारे लिए अच्छी है, तुम्हारा ये टॉपिक इसके अंदर काफी अच्छा है। तो इसमें क्या है, पहले शिक्षक खुद अध्ययनशील बने। जैसे एक उदाहरण के तौर पे एपीजे कलाम जी का नाम सबने सुना है। वो एक टीचर कहलाना बहुत पसंद करते थे। वो क्लासेस में जाते थे, क्लासेस लेते थे, लेकिन एक दिन वो क्लास में चले गए, वो ज्यादा अध्ययन करके नहीं गए। वो क्लास में जाने से पहले 3-4 घंटे लाइब्रेरी में बिताते थे, किताबें पढ़ते थे, फिर अपनी क्लास में जाके जो पढ़ाते थे तब उनको संतुष्टि होती थी। एक दिन वो कुछ बिजी थे, इस वजह से वो ऐसे ही क्लास में चले गए। तो वो अपने क्लास लेने के बाद वो चुपचाप बैठे थे। तो किसी ने उनको सवाल किया, आज आप इतने दुखी क्यों बैठे, आप चुपचाप क्यों बैठे? तो उन्होंने कहा, आज मैंने अपने विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि आज जो मैं पढ़ा के आया वो मुझे लगता है मैं सही से नहीं पढ़ा के आया। मैं खुद अध्ययन करके नहीं गया उस विषय पे, और मैंने क्लास में ऐसे ही चला गया। तो वो इतने दुखी है। तो इतने बड़े जो उन्होंने विचारक है, जो हमारे पीजी कलाम आजाद, जो उन्होंने भी, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, और उन्होंने भी ये विचार दिए हैं कि भाई एक अध्यापक को अध्ययनशील रहना चाहिए। जब वो स्वयं अध्ययनशील रहेगा तो उनके विद्यार्थी अध्ययनशील रहेंगे। और आज के समय में विद्यार्थियों को पुस्तकों का महत्व बताना बहुत जरूरी है कि पुस्तकें बहुत इम्पोर्टेंट है, पुस्तक पढ़ना भी जरूरी है। केवल मोबाइल या इंटरनेट में सब कुछ नहीं अवेलेबल होता है, किताबें होना आपके पास जरूरी है। तो किताबों का महत्व समझाना अध्यापक के लिए जरूरी है। फिर नेक्स्ट, छात्र के लिए उन्होंने क्या क्या दिया है, विद्यार्थी को क्या क्या करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, हमने इतिहास में पढ़ा ही है कि 4 तरह के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य में क्या होता है, 1 से 25 साल की अवस्था जो इतिहास में बताई गई है, हमारे वेदों में, पुराणों में बताई गई है, 1 से 25 वर्ष तक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है। उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है पूरी विद्या अर्जन करके। तो गृहस्थ जीवन में वो एक संयमित रूप से, अनुशासित रूप से रहना सीखता है। किस तरीके से सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के क्या क्या कार्य उसे करने हैं, गुरु की सेवा कैसे करनी है, ये सारी चीजें उसे ब्रह्मचर्य का पालन करके ही सिखाई जाती है कि वो अनिवार्य रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करे। फिर विद्यार्थी भी संयमी बने, अपने आप पे वो संयम रखना सीखे, क्योंकि उसको व्यवहार अपने बड़ों के साथ व्यवहार करना होता है, अपने से छोटों के साथ करना होता है। तो वो अच्छे से व्यवहार कब कर पाएगा, जब वो संयमी बनेगा। तो बालक में, विद्यार्थी में ये गुण विकसित होना जरूरी है कि वो संयमी बने। फिर वो विलास से दूर रहे, कि वो एक विलासपूर्ण, अगर आप विलास में ही खो गए, हम ये नहीं कहते कि विद्यार्थियों को मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक समय सीमा में पाबंद रह के, एक लिमिटेड रूप से, सीमित रूप से। अगर वो बहुत ज्यादा ये चीजें करने लग गया, विलास में जिंदगी बिताने लग गया, तो वो शिक्षा से बहुत दूर हो जाएगा और वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। सफल होने के लिए हमें विलास से अलग होना पड़ रहा है। फिर वो एक पवित्र हृदय वाला बने, कि अपने मन को पवित्र रखे, अच्छा रखे, अपने मन में किसी के लिए बुरे विचार नहीं रखे। अगर किसी ने कुछ गलत कर भी दिया आपके साथ, तो लेट इट बी, छोड़ो उसको, जाने दो, माफ कर दो और आगे बढ़ो। अगर इस विचार से आपने जिंदगी में अगर ये विचार कायम कर लिया, तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में रुकावटें नहीं आएगी आपके जीवन में। अगर आपने ये चीज नहीं कर पाई और आपने मन में बना लिया, नहीं यार इसने मेरे साथ बुरा किया और मैं भी इसके साथ वापस बुरा करूंगा, नहीं, ये विचार अगर आपने रखे तो आप कभी भी अपना अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा उसी में उलझे हुए रहेंगे। तो आपको क्या है, पवित्र हृदय वाला बनना है कि आप माफ करो और आगे बढ़ो। फिर नेक्स्ट क्या है, विचार लक्ष्य के प्रति निष्ठा। जो आपका लक्ष्य है, एक लक्ष्य, उसके प्रति निष्ठा रखे कि नहीं, हमें इसी को हासिल करना है, इसी के पीछे लगना है। जैसे आजकल क्या करते हैं बच्चे, ये नहीं मिला तो चलो इसमें एंट्री मार लेता, ये नहीं हुआ तो तीसरे में एंट्री मार लो, तीसरा नहीं है तो चौथे में एंट्री, पांचवे में एंट्री। नहीं, ऐसे आपको कभी आपको आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, पहले आप ये निश्चित करें कि आपका लक्ष्य क्या है, फिर आप उसी के लिए निर्धारित कर ले कि वही लक्ष्य हमें हासिल करना है। किस प्रकार हमें जो कथाओं, पुरानी कथाओं में और जो मिलता है बातें के, अर्जुन ने किस प्रकार अपना एक ही लक्ष्य रखा और उसी को निशाना साधा अपना, तो उसको अपना लक्ष्य हासिल हो गया। तो उसी तरह
आपको भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है और उसको हासिल करना है, ना कि अपना ध्यान भटकाना है। जैसे मेरे जो विद्यार्थी, आप क्या है, अध्यापक शिक्षक है, विद्यार्थी शिक्षक है आप। तो विद्यार्थी शिक्षक होने के नाते मैं आपको यही कहूंगी कि आप टीचर्स बने। आप बहुत नोबल प्रोफेशन में, बहुत सम्मानजनक आप व्यवसाय में है, तो आप इसकी आदर करें और इसी में रहे, इसी को बनाए रखें, ना कि हम इधर भी चले जाए, हम इधर भी चले जाए। नहीं, आप अगर इस व्यवसाय को समझेंगे तो आप इसके अंदर जा पाएंगे और आपको इसमें जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि आप इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप इस कोर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मैं आपको यही राय दूंगी कि आप अच्छे अध्यापक बने और अपना लक्ष्य रखें कि हमें एक अच्छा अध्यापक बनना है और इसी फील्ड में जाना है। उसके अलावा नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए। मतलब उनके क्या है, गुरु के प्रति भक्ति रखे, अपने गुरु में निष्ठा रखे। हाँ, हमारा गुरु हमें सही दिशा निर्देश देगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स में देखो उनके गुरु ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। उनका कोई ना कोई रोल मॉडल, कोई ना कोई गुरु जरूरी नहीं है अध्यापक वे ही होते हैं जो आपको विद्यालय में पढ़ाते हैं या कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। नहीं, आपको बाहर भी कहीं किसी फील्ड में कोई सिखाने वाला मिल सकता है, वो भी आपका गुरु ही है अगर आपको सिखा रहा है और उसने आपको प्रेरणा दी और आप उसकी वजह से कुछ बने। तो आप अपनी गुरु की बात सुनते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में आपको कोई ना कोई गुरु जरूर मिलता है। तो ये इन्होंने गुरु और शिष्य संबंध में बताया कि अध्यापक के क्या गुण होने चाहिए और विद्यार्थी के क्या गुण होने चाहिए और इनके संबंध किस तरह होने चाहिए। पिता पुत्र जैसे, एक मित्र जैसे, एक परामर्शदाता के रूप में हो इनके संबंध, एक सुविधादाता के रूप में हो संबंध, और दोनों के बीच में एक निश्चित दूरी भी होनी चाहिए। किस तरीके से गैप रख के हमें बात करनी है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे का आदर करें, इस तरह का संबंध इनमें होना चाहिए। अब अगला बिंदु जो है वो है जो इन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो बात कही है वो किस पे कही है, विद्यालय पे। विद्यालय किस तरह के होने चाहिए, शहर से दूर, कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर, मतलब शहर से और शोरगुल वातावरण से दूर हो, एक शांतिपूर्ण वातावरण में स्थापित होने चाहिए विद्यालय। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में मेरे विद्यार्थी क्या कहते हैं मेरे को, जब भी मैं इनका फीडबैक मांगती हूँ, मैम घर में पढ़ाई नहीं होती है, घर में रह के नहीं पढ़ सकते। अरे आपने, कईयों ने तो घर जो 1ली से 12वीं तक की जो आपने विद्या जो ग्रहण की वो कहाँ की थी, घर में रहकर ही तो की थी, वो किस माध्यम से की आपने। अब जैसे लॉकडाउन में आपका परिवार वाले और सब साथ है, मानती हूँ मैं, और कई बार होता है कि घर वाले बहुत अच्छी हंसी मजाक कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी टॉक्स चल रही होती है उनमें, तो हमारा मन नहीं लगता। ऐसे में आप घर के अंदर ऐसे कमरे का चयन करें कि जो बिल्कुल दूर हो और घर वालों के, जहाँ घर वाले बैठे हैं वहाँ उनकी आवाज ना पहुंचती हो, उस कमरे में जाके आप अध्ययन करें तो अवश्य ही अध्ययन कर पाएंगे। और सबसे पहले अपने मन को एकाग्रित करें कि आप ध्यान लगाने की कोशिश करें। आप ध्यान लगाएंगे जब आप पढ़, हमारा सब ये दिमागी साइकोलॉजिकली एक डाउट्स होते हैं, भ्रम होते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सब कुछ, बस हमें मन से अपने आप को स्ट्रांग बनाने की जरूरत होती है कि नहीं, हमें 1 घंटा पढ़ना ही है तो हम घर से अलग बैठना ही होगा, परिवार वालों से थोड़ी देर हमें अलग जाके बैठना ही होगा, तभी हम पढ़ पाएंगे। अब जैसे इन शांति निकेतन की स्थापना किसने की है, इनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1901 ईस्वी में। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, बच्चे गलत करके आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी पे टिक मार के आते हैं, जबकि शांति निकेतन की स्थापना किसने की है, उनके पिताजी ने, महर्षि देवेंद्रनाथ जी ने। वो अपने अध्ययन करने के लिए एक शहर से दूर एक शांत वातावरण में उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। और फिर बाद में इसमें एक विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें शुरू में 11 छात्र ही थे, बाद में धीरे धीरे इसमें विद्यार्थी बढ़ते गए और इसमें एक विभाग, एक और शांति निकेतन में फिर विश्व भारती की स्थापना की गई। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। विश्व भारती आज प्रख्यात केंद्रीय विश्वविद्यालय, आज अपने देश में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, आज भी स्थापित है, केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ। कब मिला था, 1951 में संसद में एक एक्ट पास हुआ, उसके द्वारा इसको एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। किसको, विश्व भारती को, जो शांति निकेतन के अंदर स्थापित है। इसके अंदर कई तरह के विभाग है, अलग अलग
सेक्शंस है कि कला वाले बच्चे कहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे, विज्ञान वाले कहाँ, मतलब अलग अलग विभाग स्थापित है। पुस्तकालय के लिए अलग है, चिकित्सालय अलग है, यहाँ पे एक गौशाला भी बनी हुई है, मतलब सारे विभाग इनके अलग अलग बने हुए। तो इन्होंने इस तरह के विचार प्रस्तुत किए हैं कि विद्यालय कैसा हो, शहरी और कोलापूर्ण वातावरण से दूर हो, शोरगुल वातावरण से दूर स्थापित हो। शांति निकेतन की स्थापना इनके पिताजी ने की, फिर इसके अंदर एक विद्यालय की स्थापना हुई, फिर इसमें विश्व भारती की स्थापना हुई, जो किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 1951 में संसद में एक्ट पास होके इस विश्व भारती को क्या हो गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ, जो आज प्रख्यात और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है पूरे वर्ल्ड में। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने विचार दिए। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, अनुशासन, गुरु शिष्य संबंध और विद्यालय, इनके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, तो आप मुझे लिख के जरूर सेंड करना, ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। अगर मेरी भाषा में आपको कुछ लगा हो कि मैंने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया हो, तो वो भी जरूर बताइएगा आप, ताकि मैं अगली बार अपनी भाषा को और सुधार कर सकूं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। स्टे होम, बी सेफ, कीप स्माइलिंग। गुड बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।